हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री जो क्लास 10 की हिस्ट्री का बुक है जो सीबीएसई बेस्ड है उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि अ शॉर्ट नोट ऑन जुसेपी मज़ीनी है उसके बारे में कवर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको फिर ओन वर्ड्स में उसको एलेबोरेट करके जितने मार्क्स का आपको लिखना है आप उसको बना के लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं वो है जुसेपी मज़ीनी की फ़ोटो और आइए डिटेल में पढ़ते हैं। इनका बर्थ जो है वो 22 जून 1805 या फिर 1807 जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप 1807 प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में 1805 दिया हुआ है। जियोना इटली में हुआ था और इनका डेथ भी इटली में हुआ था 10 मार्च 1872 इन पीसा इटली। इनको एक निक नेम दिया गया है जो कि है द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली। इसमें आई थोड़ा लिखा गया, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ITALY होगा। ओके, क्यों इनको ऐसा निकनेम दिया गया है? क्योंकि वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। जैसे कि इंडिया के फ्रीडम के लिए जो इंडिया में लड़े वो है इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़, वैसे ही इटली के लिए जो लड़े वो है इटालियन रिवॉल्यूशनरीज़। तो वो इटली के फ्रीडम के लिए अपना लड़ाई किए थे, अपना पार्ट उसमें दिए थे, इसीलिए उनका नाम जो है द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली बोला गया है। आगे देखते हैं। तो आगे समझने के लिए आपको कुछ एक हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है कि क्या हुआ था पहले। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ था 1789 में। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर मोनार्की था। मोनार्की यानी कि राजा महाराजा का रूल था जो कि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे और वो लोग चाहते थे कि पब्लिक का गवर्नमेंट आए, पब्लिक डेमोक्रेसी चाहती थी वहाँ। तो क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पब्लिक डेमोक्रेसी वहाँ पर हो गया, पब्लिक का गवर्नमेंट आ गया। फिर आता है नेपोलियन का बारी। अब उसमें नेपोलियन आया तो नेपोलियन जब पावर में आया तो वो बहुत सारे चेंजेस किया, कुछ अच्छे भी किया और कुछ बुरे भी किया, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो बुरे चेंजेस जो किए थे वो ज़्यादा किए थे उसने और अच्छे जो थे वो बहुत कम किए थे, तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो नेपोलियन को भी हटाना चाहते थे वहाँ के लोग। तो नेपोलियन का हटाने के लिए एक ही रास्ता था कि उससे लड़ाई किया जाए। तो इसके लिए वहाँ पर हुआ बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 यानी कि 1815 में हुआ। तो बैटल ऑफ वाटरलू में कौन कौन लड़ा? एक साइड तो नेपोलियन था और एक साइड 4 कंट्रीज़ मिल के थे जिसको आप याद कर सकते हैं, प्रैब, PRAB, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो ऑस्ट्रिया है। तो बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को फाइनली हरा दिया और उसे पावर से हटा दिया। तो हराने के बाद फिर एक वहाँ पर एक ट्रीटी ऑफ वियना होता है जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली। तो इस मीटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे नामी लोग जो पावरफुल लोग हैं वो आते हैं और डिसाइड करते हैं बैठ के कि क्या होगा अब आगे, जब बैटल हारने के बाद या जीतने के बाद। ठीक है, तो इसमें डिसाइड होता है कि कंजर्वेटिव बनेगा। अब कंजर्वेटिव मतलब क्या? कंजर्वेटिव एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होता है, यानी कि एक पूरा मोनार्की भी नहीं रहेगा और पूरा पब्लिक के भी हाथ में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा, जो चर्च के प्रीस्ट वगैरह उनके हाथ में रहेगा। तो इससे भी फाइनली कंजर्वेटिव बन गया, कंजर्वेटिव वाला ग्रुप बन गया। तो भी पब्लिक इससे खुश नहीं थी क्योंकि पूरा पब्लिक इसमें भी डेमोक्रेसी फील नहीं कर रही थी। फाइनली उनको वही लग रहा था कि वापस घूम फिर के वही हो गया। तो अब आते हैं जुसेपी मज़ीनी की बारी जो कि रिवॉल्यूशनरी है, जो अब अपना काम करते हैं ये कंजर्वेटिव को हटाने के लिए। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। तो वो जो थे मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे, यानी कि बहुत सारे सोसाइटीज़ बनाते वो सीक्रेटली, ताकि मोनार्की मतलब वो जो कंजर्वेटिव बने हैं उनको हटा सके, उनका पावर हटा सके। तो कार्बोनरी के वो मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे, ठीक है, मेंबर थे। और वो ज़्यादा एज भी नहीं था उनका, 24 था और 24 की एज में वो रिवॉल्यूशनरी ऐसे बन गए कि मतलब उनको एग्जाइल किया गया, मतलब कि उनको देश निकाला बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है एग्जाइल, मतलब वहाँ से उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो रिवॉल्यूशन में पार्ट ले रहे थे इसीलिए। ठीक है, लेकिन निकालने के बाद भी वो रुके नहीं। वो क्या किए, वो टू मोर और सोसाइटीज़, देन ही फाउंडेड 2 more सोसाइटीज़ और सीक्रेट सोसाइटीज़ वो बनाने लगे। एक तो बनाया उन्होंने यंग इटली इन मार्सेल और यंग यूरोप इन बर्न। तो वो ऐसे ही सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे जिनके मेंबर कौन कौन रहते थे? पोलैंड के रहते थे, फ्रांस के रहते थे, इटली के रहते थे, जर्मनी के रहते थे। तो बेसिकली सब लोग उनके साथ थे। प्राइवेटली वो लोग जो भी करते थे सीक्रेटली करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे, कुछ प्लान्स बनाते थे, उनको एग्जीक्यूट करते थे और उनका साथ देते थे जो पब्लिक थी वो।
अब क्या हुआ था, और वो क्या लिखा हुआ है कि ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि वो बिलीव करते थे कि गॉड ने नेशन इसीलिए बनाया है, मतलब ये दुनिया इसीलिए बनाई है ताकि लोग मैनकाइंड यानी कि इंसान का जो फीलिंग होता है उसके साथ रहे, इंसानियत के साथ रहें, ब्रदरहुड के साथ रहें, यूनिटी में रहें। तो ये सब नेचुरल चीज़ें जो है मैनकाइंड में होनी चाहिए, इनके मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमें मिल के भाई बंधुओं जैसे रहना है। सो इटली हैड टू कंबाइन इनटू, वो चाहते थे कि इटली को एक सिंगल रिपब्लिक में कंबाइन होना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसको उनको मतलब एक इन्फ्लुएंसर के टाइप वो काम करते थे वहाँ पर, और उनको देख के क्या करते थे, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनते थे, सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी बनने लगे थे। फिर क्या हुआ, मज़ीनी का जो अपोजिशन जो बढ़ने लगा था ना, मतलब मज़ीनी जो अपना मतलब जो प्लानिंग है और करने लगे थे, एग्जीक्यूशन करने लगे थे, तो इससे जो कंजर्वेटिव थे ना वो डरने लगे कि इनके साथ तो पूरी पब्लिक आ गई है और हमारा जो है वो पावर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमें डरने की ज़रूरत है। तो ड्यूक मेटर्निच जो थे, ड्यूक मेटर्निच के बारे में नहीं बताया मैंने, तो वो थे जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, वहाँ के जो होस्ट थे ना, होस्ट जो मीटिंग होस्ट किए थे वो थे ड्यूक मेटर्निच, तो वो मीटिंग अटेंड किए थे और वहाँ पर थे, मतलब वो पार्ट थे उनका मीटिंग का, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे और उन्होंने ड्यूक मेटर्निच ने जिसेपी मज़ीनी को क्या कहा था, तो उन्होंने उसे ऐसे डिस्क्राइब किया था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कि जिसेपी मज़ीनी जो है वो सबसे डेंजरस दुश्मन है हमारे सोशल ऑर्डर के, ठीक है। तो ये मतलब ये उन्होंने उसको जिसेपी मज़ीनी को ऐसे डिस्क्राइब किया था। आई होप आपको ये अच्छे से ईजिली समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से मैं बता पाऊँ, और आप ये सब मतलब जो कंटेंट है उसको अच्छे से एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ये मैंने अपने आप से कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड निकाला है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।